उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। राहुल गांधी का आरोप, सरकार किसानों की आवाज दबा रही है। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल गांधी ने कहा सरकार किसानों का हक छीन रही है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। राहुल बोले नए तीनों कृषि कानून वापस हों। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार को झकझोरने की कोशिश, बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। किसान की आवाज को संसद से सड़क तक बुलंद करने के लिए आज किसान के ट्रैक्टर को संसद के पटल तक ले जाकर अहंकारी सरकार को झकझोरने का प्रयास किया है। राहुल गांधी के ट्रैक्टर से संसद पहुंचने को बीजेपी ने बताया राजनीति। कांग्रेस का केंद्र को संसद से लेकर सड़क तक घेरने का प्रयास। ट्रैक्टर पॉलिटिक्स से सधेगी सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। संसद के मानसून सत्र ने किसान आंदोलन की तीव्रता को थोड़ा और बढ़ा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान करीब करीब नेपथ्य में जा चुका किसान आंदोलन अब फिर से चर्चाओं के केंद्र में है, और आंदोलन को लेकर राजनीति तो खैर चरम पर है ही। राहुल गांधी के आज किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर से संसद पहुंचने पर भी वार पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस मानती है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते देश के सबसे बड़े वर्ग किसान वर्ग के लिए आवाज उठाना उसका नैतिक दायित्व है, तो भाजपा इसे वोटों की पैदावार के लिए किया गया स्टंट बता रही है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले 8-9 महीने बीत चुके हैं, अभी तक किसी हल की तरफ ये मामला जाता नहीं दिखता। इसकी वजह क्या है और आगे का रास्ता क्या है, आज इस पर प्राइम डिबेट में बात होगी इन सवालों के जरिए कि 1 साल में कानूनों के फायदे क्यों नहीं समझा पाई सरकार, ट्रैक्टर की सवारी किसानों की भलाई के लिए है या वोटों की पैदावार के लिए, और किसान आंदोलन के राजनीतिकरण के आरोप कितने सही। मनीष पारिक साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सीबी यादव हैं, बीकेयू के प्रवक्ता भी हैं आप, और शिक्षक हैं। इसके अलावा हमारे साथ गिरिराज गर्ग साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष पारिक साहब, राहुल गांधी किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए ट्रैक्टर से संसद जाते हैं, क्या बुराई दिखती है इसमें आपको? नहीं, बुराई तो क्या, कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी आलू की मशीन लगाते हैं, कभी खाट पे बैठ जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, ट्रैक्टर पे बैठ गए, डजंट मीन एनीथिंग। ये तो प्रचार विभाग है कांग्रेस पार्टी का, मैं भी हूँ दुनिया में, ये सब बताने का सबूत है। बहस होती नहीं है, डॉक्यूमेंट है नहीं, सबूत कुछ पेश करते नहीं है, तर्क कुछ देते नहीं है। किसान आंदोलन में एक कांग्रेसी बैठा नहीं है, कोई लेना देना नहीं इनका, जबरदस्ती बीच में अपना पैर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वामीनाथन आयोग ने जो 1.5 गुना देने की बात करी थी, वो 10 बरस सरकार रही, रद्दी की टोकरी में डाल दी इन्होंने, और आज जबरदस्ती किसान बने घूम रहे हैं। और बीजेपी ने आते ही पहले 1.5 गुना समर्थन मूल्य पर काम चालू कर दिया। अच्छा, नहीं, एक बात आपने ये कही कि किसान कोई बैठे नहीं है धरने के ऊपर, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझाइए ना कि ये सब जो तौर तरीके हैं जिनको आपने कहा कि कभी ये कर लेते हैं कभी वो कर लेते हैं, तो ये कभी वो तो लोकतंत्र में तरीका ही है, ध्यान खींचने का तरीका। लोग जाते हैं विधानसभा में प्रदर्शन करते हैं, राजभवन का घेराव करते हैं, तो इसका मतलब ये तो होता नहीं कि राजभवन में कूद जाएंगे, अंदर पहुंच जाएंगे, अगर पुलिस ने नहीं रोका तो वहाँ से फाइलें छीन लेंगे या कब्जा कर लेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, फोर्स बुलानी पड़ेगी उनको निकालने के लिए। ध्यान आकर्षण का तरीका होता है। तो ये ध्यान आकर्षण करने का तरीका अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने बैलगाड़ी में यात्रा करके संसद तक पहुंचे और पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की, तो राहुल गांधी के तरीके में और उसमें क्या फर्क है, थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड भी चालू किया, और ये जो नीम कोटेड यूरिया चालू हुआ, इनके कार्यकाल में लाठियां पड़ रही थी किसानों को यूरिया के नाम पे। अब वो किसान भूले नहीं क्या? एक बात। दूसरी बात यह है कि वृद्धा कार्ड हो, चाहे ज़मीन की पैदावार की बात हो, पशुपालन के लिए लोन हो जाए, खुरपका के टीके हो, सारी बातें बीजेपी की सरकार में हो रही है। इन्होंने क्या करा ये बताने की स्थिति में नहीं है।
दूसरी बात, संसद में बहस करने के लिए सामान चाहिए, कुछ करना होना चाहिए। वहां तो दूध का दूध पानी का पानी होता है, वहां बोलते नहीं है, वहां तो हल्ला मचा के बात खत्म करते हैं और यहाँ बाहर आके नाटक करते हैं, नौटंकी। मैं ये कहना चाहता हूँ एक सब्सटेंशियल कोई बात हो, कोई इतनी सैंटिटी वाली बात होनी चाहिए। अभी मैंने आपको किसानों के लिए इसलिए निवेदन किया, कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है? अब उसमें कहते हैं भारतीय किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के तो नहीं है ना, तो इनको कहना चाहिए आंदोलन खड़ा करो ना, देश में कोई लेना देना नहीं है, किसान साथ ही नहीं है। महाराष्ट्र में 2.5 लाख लोगों ने आत्महत्या करी इनके सरकार के काल में, वो और अब ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो लोग इनको सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं टू अट्रैक्ट द अटेंशन। यू नॉट बीन लिसन, आपको सुना नहीं जा रहा है, इसलिए आपको ध्यान आकर्षण करना पड़ रहा है। अदरवाइज आपका कुछ होता, सब्सटेंशियल कुछ होता, तो क्यों नहीं सुना जाता? ठीक है गिरिराज गर्ग साहब, और बातें इनकी ऐसी हो सकती हैं और सवाल वो खड़े कर हो सकते हैं मनीष पारिक साहब की तरफ से जिनके जवाब राजनीतिक हों और आप दें, लेकिन एक सवाल आम आदमी के जहन में भी आता है कि चर्चा को लेकर के बार बार चुनौती दे रही है सरकार की, आओ ना अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो बैठो सदन में चर्चा करो, इस बात के ऊपर सवाल खड़े करो, हम जवाब देंगे। आप वहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ हंगामा कर रहे हैं और बाहर जो कुछ कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। गिरिराज गर्ग साहब। जेपी साहब, मनीष पारिक जी ने जो कहा, आदमी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आपने जो इनसे क्वेश्चन किया था उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, बाईपास हो गए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बैलगाड़ी पे बैठ के संसद में आए थे, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, आज बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं ये सारे से सारे सड़क के ऊपर नंगा नाच कर रहे थे। आरएसएस ने बीजेपी का के बारे में हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हो आप? सारे घर वालों को आरएएस बना दिया आपने राजस्थान की प्रशासनिक सेवा की इज्जत खराब कर दी, आपको तो हक ही नहीं है। ये पूरा चोरी हो रही है, 1000 करोड़ की माइंग 5 करोड़ में दे रहे हो, रैकेट चला रहे हो, दारू बांटने का। आप क्या नहीं करा आपने? आप 5-5 लाख रुपए पेपर बेच रहे हो, आपने क्या नहीं किया? तमाशा है। अब एक मिनट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोलिए गिरिराज जी, बोलिए अपनी बोलिए। ये कोई तरीका नहीं है आपका बैठने का, पढ़े लिखे हो, वकील हो। गिरिराज जी आप अपनी बात बोलिए ना। बीजेपी ने जब विपक्ष में थी, जब जो बीजेपी ने किया, क्या वो नौटंकी थी? क्या वो वोट पैदा करने के लिए था? पहले खुद तो सोचे, फिर उसके बाद दूसरे आरोप लगाए। जन आंदोलन था, जन आंदोलन। पहले से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। ये तानाशाही, ये हिटलरशाही, ये नादिरशाही जो सरकार जो है किसान से सुनना ही नहीं चाहती। ये वो किसान है जो धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करता है, हमारा पेट भरता है, और सरकार इस हठधर्मिता पे उतरी हुई है। अरे बैठा के बात तो ऐसी है, हठधर्मिता किस बात की है? किसान जब चाहता है कि ये तीनों बिल वापस हो, वापस कर लो, आप उनसे चर्चा करो। आप जब ये बिल लेके आए आपने चर्चा नहीं की। आप जब लॉकडाउन लगा हुआ था, पार्लियामेंट चल नहीं रही थी, पिछले दरवाजे से आपने इसको आनंद थाने में लागू कर दिया। ऐसी क्या प्रलय आ रही थी? मनीष जी के लिए कहा कि मनीष जी ने सवाल को टाल दिया। अब आप क्या कर रहे हैं? आपसे सवाल मेरा ये था कि चर्चा को लेकर के सरकार चुनौती दे रही है। आप यहाँ जो स्टूडियो में बोल रहे हैं, आपके नेता जो बाहर बोल रहे हैं, वो संसद में क्यों नहीं इस बात को बोलते ताकि बातें ऑन रिकॉर्ड आए, ताकि उन बातों की विश्वसनीयता हो, ताकि सरकार का मुंह बंद कर सकें। आप वहाँ तो आप हंगामा कर रहे हैं। पिछले सेशन में आपने देखा होगा, जब किसान के मुद्दे के ऊपर चर्चा करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से, सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने भी टाइम नहीं दिया चर्चा करने का, और जो प्रश्न लगाए उन प्रश्नों का जवाब आज तक नहीं दिया पार्लियामेंट के अंदर। ये तो पूरी तानाशाही पे होते हुए हैं। बहुमत इसका मतलब ये थोड़ी है कि विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनी जाएगी। संसद में ये बोलने नहीं देना चाहते, बहस करना नहीं चाहते, सड़क के ऊपर करते हैं तो ये कहते हैं नौटंकी करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आपने पहले क्या किया था? ठीक है महेश शर्मा जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? महेश शर्मा जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, मैं बाद में जाऊंगा महेश शर्मा जी के पास। ये एक ऐसा सवाल है जिसका ना तो तकनीकी रूप से कोई जवाब अभी तक सामने आया है कि क्या आपने इस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया, अगर दिया तो क्या उसका संज्ञान नहीं लिया गया, क्या चर्चा के लिए समय नहीं दिया गया। पिछले सत्र की बात नहीं, इस सत्र की बात कर रहे हैं हम। इस सत्र में तो अभी तक जो मुद्दे गूंज रहे हैं वो पेगासस के अलावा और कोई चीज़ कमी सुनाई दी है।
और दूसरी बात, व्यवहारिक बात यह है कि एक बार सत्र इस चर्चा के दौरान, इस सत्र में जब बात आए तब तो समझ में आया ना किसको कितना समय दिया, किसको कितना समय नहीं दिया, बात सुनी गई नहीं सुनी गई। फिलहाल तो गिरिराज जी देखिए, ये तोहमत आपके ऊपर लगा करके बीजेपी आराम से बच निकल रही है कि साहब आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, आप सदन में तो बोलते नहीं है, वहां तो आप हंगामा करते हैं, ना किसी को बोलने देते हैं, ना कुछ काम आगे बढ़ने दे रहे हैं। खैर, सीबी यादव साहब, किसान आंदोलन ने अपनी तस्वीर को जिस तरह से बदला है, नवंबर 2020 और आज जुलाई 2021 की हम बात कर रहे हैं। एक तस्वीर वो थी जब किसानों के ऊपर बौछार हो रही थी भरी सर्दी में पानी की, उसके बाद एक तस्वीर वो जिसमें किसान तलवार चला रहे थे दिल्ली के अंदर। दूसरी बात, किसानों ने ये जब कहा था कि हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा सामूहिक नेतृत्व है, वो एक दौर था। दूसरे दौर में किसान आंदोलन पहुंचा तो एक चेहरा हो गया राकेश टिकैत, वो किसान आंदोलन के पर्याय बनकर के सामने आ गए। तीसरी बात आपने कही कि राजनीतिक हमारा यह आंदोलन बिल्कुल नहीं है, राजनीति से दूर है, एकदम राजनीति इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं होगी। आज आप ये अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष हमारी बात को उठाए, विपक्ष की पार्टियां हमारे साथ में आएं। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप लोगों को इस बात का अंदाजा है कि वो जो आंदोलन था, जो शुद्ध किसानों का आंदोलन दिखाई दे रहा था, जिसके साथ जनमानस भी था, भले ही मुखर नहीं था, भले ही मांझा अगर आपके साथ बैठा नहीं था, लेकिन उस वक्त ये लग रहा था कि ये रिलायबल लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज इस आंदोलन की वो स्थिति पाते हैं क्या आप, सीबी यादव साहब? क्या ये सिरे से खारिज करना तो मुझे लगता है बहुत एक तरफा बात होगी। आज भी जनमानस उसी तरह से साथ है। आज भी 8 महीने से किसान लगातार ये आंदोलन चल रहा है, तो बिना समर्थन के नहीं चल सकता। जेपी जी, एक दिन नहीं चल सकता बिना समर्थन के। जनमानस साथ है, किसान साथ है, किसान एकजुट है और आंदोलन उसी रफ्तार से चल रहा है। और देश की आजादी के पश्चात सबसे लंबा और सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन में इसका नाम गिना जाएगा। जहां तक राजनीति की बात है, किसी लोकतांत्रिक देश में कोई ये कहे कि राजनीति नहीं करता हूं, तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है। राजनीति की जाती है और विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? शुरू में यही झूठ बोला कि आप लोगों ने। हम सत्ता पक्ष से ये मांग करते हैं कि 3 कानूनों को वापस लो, आपने गलत बनाया, तो विपक्ष से सदैव ये मांग रहेगी कि वो किसान की मांग को उठाए, किसान की पुरजोर तरीके से उस कोशिश करे। मैं मनीष जी की एक बात से जरूर सहमत हूं कि राहुल गांधी जी जो है वहां पे संसद में गए ट्रैक्टर लेकर के, उन्हें सड़क पे आना चाहिए। मुझे भी ये लगता है कि कांग्रेस को और ज्यादा बड़ी कोशिश करनी चाहिए, जो कोशिश की है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि इतना बड़ा देश में किसान आंदोलन चल रहा है, उस पार्टी को सड़कों पे उतर जाना चाहिए था, उस पार्टी को लड़ना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? मेरे 2 सवालों के जवाब अगर मनीष जी दे जाए तो मैं कहूंगी बहुत संक्षिप्त में। पहला सवाल ये है, बताइए, तीनों कानूनों की वापसी तो अलग बात है, एमएसपी की गारंटी कानून से आपको क्या आपत्ति है? दूसरी बात है, कौन न्योता देगा? न्योता कौन देगा? न्योता तो आप ही देंगे ना कि अभी आ जाइए, और न्योता में कभी शर्त होती है क्या? और तीसरी बात बता दीजिए, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 प्लस 50% दे दी है तो आंख में आंख मिला के कह दीजिए कि दे दी है। ठीक है, हम मनीष पारिक इसका जवाब दे देंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि वार्ता का न्योता कौन देगा? हाँ, सरकारी देगी स्वाभाविक रूप से, लेकिन मुझे एक बात बताइए, वार्ता काय के लिए होती है? नेगोशिएशंस के लिए, है ना, डेलिब्रेशंस के लिए, नेगोशिएशंस के लिए। जब आप पहले तय कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि तीनों कृषि कानूनों के वापस होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, किस बात पे बात करने जाएंगे आप वार्ता करने? देखिए, पहले जो वार्ता हो गई उसमें और इस नई वार्ता में क्या फर्क होगा? एक तर्क आप जाएंगे, आपको बुलाएगी सरकार और आप सामने बैठेंगे और वार्ता शुरू होगी और आप कहेंगे एक लाइनर, अपना 1 लाइनर, तीनों कृषि कानून वापस करो, नहीं तो वापस जा रहे हैं। तो नहीं, हम तो दूसरी बात भी कहते, तीनों कृषि कानून बिल्कुल भी वापस मत कीजिए, एमएसपी का गारंटी कानून दे दीजिए। देखिए क्या होता है, बिना मांगा हुआ गिफ्ट होता है। एक चीज जरूर बोलूंगा, बिना मांगा हुआ गिफ्ट होता है ना, कि देखिए अब बोलो आधा लोगे पूरा लोगे, ये थोड़ी बात होगी। जो मांगा ही नहीं वो देना कि लेना किस लिए है? ठीक है, मनीष, तो ये बिना मांगा हुआ गिफ्ट है। दोनों बातें जो आप देखेंगे जयप्रकाश जी, एमएसपी का गारंटी कानून दे सकते हैं, एमएसपी का गारंटी कानून दे सकते हैं। मैं एक बात बाजरा देने जा रहा था, बीजेपी को हमेशा एक बात 800 रुपए का काम हुआ, एमएसपी गारंटी कानून में क्या आपत्ति है? 2100 रुपए में बेच दिया। नहीं, मैं एक बात बना रहा हूं, देखिए कभी नहीं आते हैं, मुझे हमेशा इस बात पे लगता है कि इस बात पे क्यों नहीं आया जाता है? को इन्होंने तमाशा बनाया। मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास, सीबी यादव साहब सुन लीजिए 1 मिनट। हाँ बोलिए मनीष पारिक, संक्षेप में। तमाशा बना है, इसीलिए बना है कि वो कोई सैंटिटी वाला आदमी सोच ही नहीं रहा, जब पहले ही शर्त लेके बैठे। आपने बिल्कुल सही बात कही, मेरी बात कह दी है। जो बात करेंगे, क्या पता सरकार का यही कदम हो कि लीजिए गारंटी कानून, बात खत्म, उठिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ अरे तो कि ये तो सैंक्टिटी वाला सरकार आदमी के कहाँ पास से में लाओगे? जाएंगे। मनीष पारिक साहब आंदोलनकारी तो यही रहेंगे ना, इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश की जनता है, इसी देश के नागरिक हैं। उनको कभी आप कहते हैं कि ये तो खालिस्तानी है, कभी आप उनको मवाली कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि इनकी सैंक्टिटी नहीं है। तो सैंक्टिटी की पहले पात्रता कैसे डिसाइड करेंगे? कि बाधा इसलिए है, हाँ। अगर चर्चा में साल भर में आप जिस तरह से बात पाए की, कि इन किसान कानूनों के फायदे क्या हैं। मनीष जी, आज एक साल, सुनिए एक मिनट सीबी यादव साहब, एक साल बाद आपको आपका जो पुराना ढर्रा चल रहा था स्टॉक लिमिट का, वो इस्तेमाल करना पड़ गया। आप कहते हैं कि इसको हम खत्म करेंगे तीसरे कानून करा ना, मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ। तो फिर आप ये समझा क्यों नहीं पाए इनको एक साल में? तो जेन्युइन है, ये तो जाहिर है ना कि हम कोई पत्थर के बने नहीं हैं, ये जैसा कह रहे हैं कि ये तो हुक्मरान हो गए हैं। चलिए अब एक सवाल का कभी जवाब नहीं मिला, वो सवाल पूछ रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस जवाब दे दीजिए आप। तो वही देंगे, होना चाहिए नहीं होना करोगे आप? क्या ये मैं तो ये कह रहा हूँ, गलत मांग है? जैसे ये भी वही बात गलत मांग करते हैं है जो रिपोर्ट। ठीक है, मैं शर्मा जी आपके पास जा रहा हूँ। मैं शर्मा जी आपके पास जा रहा हूँ। कहाँ मिल रही है? किस जगह मिल रही है? जवाब दे दो। कोई एक मिनट बता दीजिए जहाँ मिल रही है। एमएसपी का कानून अपने उसमें कौन लाया? क्या C2 प्लस 50% के वो? अरे आप छोड़िए ना, सुनिए मेरी बात। ये एक एक चीजों का हम घोषणा पत्र में कहा, वो भाई साहब ये बातें आपके जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और आपके किसानों के प्रतिनिधि मंडल बैठेंगे तब डिटेल में होंगी। लेकिन बहुत सारी बातें कह रहे हैं सीबी यादव साहब, आपके पक्ष के भी लोग, जिनके ऊपर हैरानी होती है। जैसा कि आपने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला शांतिपूर्ण आंदोलन है, तो जैसी शांति आपने, सुनिए एक मिनट, अरे मनीष सुनिए ना, जैसी शांति आपने दिल्ली में दिखाई थी वैसे ही आप लखनऊ में दिखाएंगे क्या 5 सितंबर को? सीबी यादव साहब ये सवाल तो उठेंगे ना, उसी तरह की शांति दिखेगी लखनऊ में? लखनऊ किले में जाएंगे। मुझे लगता है किसान आंदोलन जिस तरह से शांतिपूर्वक चला है, बिल्कुल पूरे दावे के अगर वहां भी कुछ होता है तो वो जाहिर तौर पर सरकार ही करेगी। वहां भी कुछ गड़बड़ होती है तो स्टूडेंट सरकार के भेजे हुए होंगे। अरे जांच क्यों नहीं करवाते? मैं कह रहा हूँ जांच क्यों नहीं करवाते? जांच करवाए ना आप। दिल्ली में जो घटना हुई, जांच क्यों नहीं करवाते? एजेंसी इनके पास है, सत्ता इनके पास है। महेश शर्मा जी दीजिए ना। महेश शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए बात इन्हीं के तो समर्थक थे। गिरिराज जी आपके पास आ जाऊंगा, रुकिए। महेश शर्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसका कोई मतलब निकलता है, वो बात यह है कि सदन में चर्चा, संसद में चर्चा इसको लेकर क्यों नहीं हो रही? क्या सरकार नहीं चाहती, क्या विपक्ष नहीं चाहता? आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों ही पक्ष अपने आप में अड़े हुए हैं। सरकार उनसे बात तो करना चाहती है, लेकिन इस शर्त के साथ करना चाहती है कि ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। तो फिर वो बहस का मुद्दा क्या बनता है? लोकतंत्र में हमेशा बहस और संवाद और ये आंदोलन, ये तीनों ही जरूरी चीज़ें हैं और ये एक इसका पार्ट है। इसको ये स्वीकार करना चाहिए। कोई भी अगर सत्तारूढ़ दल अगर किसी बात सुनने की बजाय, आंदोलनकारियों से बात करने की बजाय अगर एक ही रवैया अपनाता है तो वो भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए ये दोनों चीज़ें बात है। साथ ही जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को भी ये चाहिए कि जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं समय के हिसाब से उसको बदलाव भी जरूरी है। अगर कोई ये जो नया कानून लाया गया तो उसको सुधारों के रूप में भी देखना चाहिए। अब सवाल ये कि दोनों आपस में बात करें, विचार करें, एक दूसरे के पूर्वाग्रहों पर डटे नहीं रहे हैं। और दूसरा ये भी साफ है कि आने वाले दिनों में पंजाब और जो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम इसका राजनीतिकरण, आंदोलन का राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सरकार को अपना हट का जो प्रवृत्ति है उससे भी मतलब क्या होता है ना, उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए। इस पर बातचीत होना चाहिए। लंबा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन जायज है, एक लोकतंत्र का हथियार है, इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बहस भी होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। ठीक है, अब सीबी यादव साहब, अब इस बात से जोड़कर मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब बंगाल में चुनाव होते हैं तो बंगाल पहुंच जाते हैं राकेश टिकैत। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले वो करें कि अब लखनऊ का घेराव करेंगे, लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। तो फिर कैसे ये इन आरोपों से कैसे बच सकते हैं कि आगे भविष्य में, जैसे हमने आज से 10 साल पहले एक आंदोलन से दिल्ली सरकार के मुखिया को एक राजनीतिक में बदलते हुए देखा, वैसे इस आंदोलन की ये आकांक्षा होगी कि यहाँ से भी कुछ राजनीतिक निकलेंगे? ये क्यों नहीं लगेगा लोगों को? देखिए, अर्थ कुछ भी निकाल लीजिए, लेकिन एक सवाल सीधा से उठता है कि ऐसा कौन सा तरीका बचा हुआ है। एक उस जगह आके देखिए कि अगर आज हम किसान आंदोलन लड़ रहे हैं तो ऐसा कौन सा तरीका बचा हुआ लोकतंत्र में जो इस्तेमाल करें। जब बातचीत नहीं कर रहे तो लोकतांत्रिक तरीके जितने भी होंगे, चाहे वो चुनाव का तरीका हो, चाहे दबाव के अन्य तरीके हो, कोई भी आंदोलन के रणनीतिकार उसको इस्तेमाल करते हैं।
और उसी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा उसको इस्तेमाल कर रहा है। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में देखिए कम से कम 20 लाख लोग थे, उन पे किसी का ध्यान नहीं गया कि कितनी शांतिपूर्वक लगभग 5 लाख समय हो गया। देखिए आपकी बात से निश्चित तौर पर सहमत हुआ जाना चाहिए। लोकतांत्रिक जो तरीके हैं उन लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल तो आदमी और जनसमूह करेगा ही करेगा अपनी मांग मनवाने के लिए। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, लेकिन इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपस में गड्ढमड्ढ हो जाया करती हैं। सीपी यादव साहब, आप भी जानते हैं, दिल्ली का रास्ता या लखनऊ का रास्ता तय करने के लिए अगर रास्ते बंद कर दिए जाएं शहरों के, वो तो लोकतांत्रिक तरीके में किसी भी हालत में नहीं आता जिसमें आम आदमी को तकलीफ होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।